हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। दोस्तों, इस वीडियो में तो हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो नो डाउट कह सकते हैं मार्केट की दशा दिशा तय करता हुआ देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली ऑन मंडे। बिकॉज जिस तरीके के फिर से दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसका आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब से दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, हमने फ्राइडे को निफ्टी को गिरता हुआ देखा लगभग 0.19%। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, लेकिन पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लगभग 1% से ज़्यादा दोस्तों टूटता हुआ दिखा। पिछले एक महीने के अंदर निफ्टी मोर देन 2% टूट चुका है। तो लास्ट 6 महीने के अंदर निफ्टी में आपको 10% के लगभग की गिरावट देखने को मिली। ये लास्ट 6 महीने का हाल है जो अपने आप में आप कह सकते हैं निवेशकों को बेहाल करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बाजार की जो गिरावट है वो पहली बात तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तेज़ी के कोई संकेत नहीं मिल रहे। और अब कह सकते हैं जो वेस्ट एशिया क्राइसिस आई है उसने और ज़्यादा दोस्तों चीज़ों को कह सकते हैं ख़राब कर दिया है। अब इसके ऊपर दोस्तों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी दोस्तों कुछ स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिले, और वो जो स्टेटमेंट थे उसका आपने देखा पिछले हफ्ते किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखा है। और अब हो कह रहा है लगातार दोस्तों कुछ ना कुछ नई बातें जो है वो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और बेसिकली वार्निंग यानी आप कह सकते हैं चेतावनी देते हुए देखने को मिल रहे हैं। किसको? वी एज अ सिटीजन, हम सबको, राइट। हम सबको याद रखिएगा, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है, और अगर दुनिया में ख़राब चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी तो इंडिया थोड़ी ना उससे बचकर रहेगा। इंडिया पर भी आपको इसका इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए जो वार्निंग्स है दोस्तों वो लगातार यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जा रही है। अब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या कहा है पहले आपको मैं ये बताता हूँ। तो दोस्तों अभी याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर आपको पता है ये 5 यात्रा पे गए हुए हैं, तो जिसमें वो नीदरलैंड्स गए और नीदरलैंड्स में उन्होंने क्या कहा, अचीवमेंट्स ऑफ डेकेड्स विल बी वेस्टेड इफ कंट्रीज डू नॉट इवॉल्व विथ चेंजिंग टाइम्स। मतलब उनके कहने का साफ मतलब है कि जिस तरीके से समय बदलता हुआ देखने को मिल रहा है और चीज़ें अभी हो रही है, अगर अपने देश ने उस तरीके से अपने आप को नहीं बदला तो वो सारे देश बर्बाद हो सकते हैं। और बर्बाद इस तरीके से हो सकते हैं कि जितना सालों में उन्होंने कमाया है, जितनी सारी अचीवमेंट्स उन्होंने पिछले 10 सालों में करी है, वो सारी अचीवमेंट जो है वो ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है। मतलब उनकी दोस्तों आज की जो पूरी स्पीच थी उसका लबो लुभाव कुछ इस तरीके से था कि पहली बात उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक वार्निंग जो है वो प्रोवाइड करते हुए नजर आए। मतलब उनकी तरफ से साफ कहा गया कि दुनिया के अंदर इकोनॉमिक वार्निंग है, मतलब आर्थिक संकट जो है वो सामने आता हुआ दिख सकता है। द डेकेड ऑफ डिजास्टर्स, मतलब 10 साल के अंदर इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना अभी होता हुआ दिख रहा है। पहली बात दोस्तों उनकी तरफ से साफ कही गई वो ये है कि रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो भी हमने डेवलप किया है, जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, वो हो सकता है कि फिर से यहाँ पर हमको करना पड़ जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बर्बाद हो सकती है अगर ग्लोबल स्टेबिलिटी नहीं आती है। चीज़ें जो अभी ख़राब है वो अगर तेज़ी से नहीं सुधरती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा उन्होंने कहा मास पॉवर्टी रिस्क, मतलब जो गरीबी है वो और दोस्तों फैलती हुई दिख सकती है अगर इसी तरीके से एनर्जी मार्केट रहता है, सप्लाई चेन कोलैप्स रहती है, तो आपको बहुत बुरी पोजीशन में दुनिया की इकोनॉमी आ जाएगी, दुनिया की पॉपुलेशन आ जाएगी, और वो फिर से बड़ी आप कह सकते हैं दिक्कत में आ सकते हैं। बड़ी जिस तरीके से गरीबी है उनका झेलने का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरी बात कही इन एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने हाईलाइट किया जो ग्लोबल गवर्नेंस है और जो फाइनेंशियल बॉडीज़ है वो इनएफिशिएंट साबित हुई है। मतलब उनका कोई भी जो मकसद है वो पूरा नहीं कर पाई। और यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि उनकी तरफ से कहा गया कि जो ये बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, भले वो WHO हो, मतलब वर्ल्ड हेल्थ हो, राइट, WTO हो, राइट, ये क्या कर पा रहे हैं? चीज़ों को रोक पा रहे हैं क्या? नहीं रोक पा रहे। चलिए WHO को छोड़ देते हैं, WTO को देखते हैं, क्या कर पा रहे हैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? कुछ नहीं कर पा रहे। अब यूएन की हम बात करते हैं, कितने देश है जो दोस्तों यूएन के चार्टर को मानते हैं? कोई नहीं मानता है। तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बने ये कोई काम की नहीं है, क्योंकि अगर एक जो कह सकते हैं मजबूत देश है लाइक अमेरिका, राइट, US, अगर वो अपना डंडा चलाता है तो दोस्तों ना यूएन कुछ कर सकता है ना कोई और देश कुछ कर सकता है, बिकॉज अमेरिका का तो अमेरिका है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर तरफ से साफ साफ कही गई। आपने अभी देखा उन्होंने 7 बातें करी थी। इस 7 चीज़ों की अपील उनकी तरफ से करी गई थी, जिसमें पहला उन्होंने कहा कि आप गोल्ड मत खरीदो, दूसरा आप तेल बचाओ, तीसरा वर्क फ्रॉम होम को फिर से यूज़ करो, चौथा अगर आप फॉरेन ट्रैवल, आपका अननेसेसरी ट्रैवल है, सिर्फ घूमने निकल जाना है तो उसको पोस्टपोन करिए, पाँचवा मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करिए,
छठा, एडिबल ऑयल कंजम्पशन को कम करिए। और सातवां, जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूजेज है उसको भी कम करिए, ऑर्गेनिक यूज़ करिए। बट सिंपल सी बात है, देखिए सातों बातों में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इतने ईजीली अडॉप्शन नहीं हो पाता है। चलिए, हो सकता है कि देखिए तेल की बात में लोग तेल को कंजर्व करें, बट बात क्या है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उस तरीके का होना चाहिए। तो इन सब के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बात समझने वाली क्या है कि जो उन्होंने कहा राइट, इसका एक संकेत साफ है कि जो सिचुएशन है वो अपने आप में चैलेंजिंग है, और वो चैलेंजिंग जो है वो अपने आप में दोस्तों ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अभी करंट सिचुएशन है ये सही में बैड नहीं है, ये वर्स होती हुई दिख रही है। राइट, अभी हम बैड की सिचुएशन में भी नहीं है, अभी हम वर्स की सिचुएशन है। तो ये और वर्सन होगी क्या, मतलब और ख़राब होगी क्या? अब बस यही अपने आप में एक सवाल है जो दोस्तों बचा हुआ है। और क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, बिकॉज आप देखिए सरकार चीज़ें क्या क्या कर रही है। अभी दोस्तों आपको याद होगा ही, सरकार ने 2-4 दिन पहले क्या किया था कि गोल्ड और सिल्वर की जो कस्टम ड्यूटी है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसको दोस्तों बढ़ा दिया था। 6% से 15% पर लेकर आ गए थे। ये क्यों किया गया? ये सिंपल सी बात है, ताकि जो लोग हैं वो सोना कम खरीदे, चांदी कम खरीदे। क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है कि हम जब इम्पोर्ट करते हैं राइट सोना, तो हमको एक ड्यूटी देनी पड़ती है। ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी तो ज़्यादा आप कह सकते हैं दोस्तों जो लोग हैं वो कम थोड़ा सा खरीदारी करेंगे, कम सोना चांदी खरीदेंगे। ये पहला स्टेप लिया गया। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जब हम खरीदते हैं तो होता क्या है, हमको हमारा रुपया देना पड़ता है। राइट, रुपया क्या होता है दोस्तों, जब भी सोना खरीदेंगे तो वो आपको वीक होता हुआ दिखेगा। तो ये बचाने के लिए, रुपए की हालत जिस तरीके से खस्ता है उसको बचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया। और आज देखिए एक और फैसला जो है वो सरकार के द्वारा इसी पर लिया गया है, बड़ा फैसला है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि जो सिल्वर इंपोर्ट है, जो पहले फ्री हुआ करते थे, अब उसको रिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया है आफ्टर ड्यूटी हाइक ऑन प्रेशियस मेटल्स। मतलब सरकार सिंपल सी बात है, आपको चाहती है कि रुपया जो है वो बाहर ना जाए, रुपया जो है वो डिप्रिसिएट ना हो मेटल्स के सामने। और इसलिए याद रखिएगा जो सारी चीज़ें हैं वो सरकार के द्वारा की जा रही है। और प्रॉब्लम है तभी तो दोस्तों की जा रही है। अभी आपने देखा क्या, जो पेट्रोल डीजल इन सब के प्राइसेस को बढ़ाया गया, 3-3 रुपये याद रखिएगा बढ़ा दिया गया था पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को। सीएनजी को 2 रुपये से बढ़ा दिया गया था। अब एक और इसके बाद फैसला लिया गया। इसमें क्या किया गया कि जो सेंटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, सेंटर ने दोस्तों क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो थी वो लगा दी किस पर, पेट्रोल। मतलब अगर आप अब पेट्रोल एक्सपोर्ट करेंगे राइट, बहुत सारे याद रखिएगा इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट करने का मतलब ये है कि दूसरे देशों को प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरे देशों को प्रोवाइड करने पे अब जो ड्यूटी है वो उनको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। राइट, इसके अलावा मतलब ड्यूटी देनी पड़ेगी, पहले नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता था। दूसरी बात सरकार ने क्या किया, क्योंकि दोस्तों तेल के दाम तो लगातार हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्रूड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बट ये भी है कि अगर एकाएक हम बहुत तेज़ी से प्राइसेस बढ़ाएंगे तो जनता में पैनिक आ जाएगा। पैनिक ऑलरेडी है बट और पैनिक आ जाएगा। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है, जो टैक्स सरकार लेती थी एविएशन फ्यूल पे, डीजल पे, उसको सरकार अब कम पे कम करती जा रही है। तो आप समझिए सारी चीज़ें क्यों सरकार करेगी। सरकार याद रखिए कोई भी हो, कोई भी देश की सरकार हो, कभी भी वो टैक्स को कम करने के पक्ष में नहीं रहती। क्यों? बिकॉज सरकार रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी। बट वो रेवेन्यू क्यों जनरेट करने को भी छोड़ रही है, रीज़न क्या है उसके पीछे का, सिंपल सी बात है, ताकि एक पहली बात तो लोगों के जहन में कोई पैनिक का सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, पैनिक ना हो। दूसरी बात क्या है कि हम लेट हो गए। मैं लेट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, देखिए इलेक्शंस के कारण सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए। कोई कितना भी देखिए सपोर्टर हो किसी भी पार्टी का, बट बात सिंपल है, उस समय क्यों नहीं बढ़ाए गए उसका रीज़न आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब बढ़ाने पड़ रहे हैं क्यों, क्योंकि कच्चा तेल आप देखिए क्या है, $109 प्रति बैरल आपको मिलता हुआ दिख रहा है ब्रेंट क्रूड। और ब्रेंट क्रूड अगर $109 पे मिल रहा है तो क्या हम $109 पे ही चीज़ें उठाते हैं? नहीं। देखिए हर देश का अलग अलग बास्केट होता है, और बास्केट का मतलब ये है कि देखिए थोड़ा हम अमेरिका से लेते होंगे, थोड़ा हो सकता है कि दोस्तों दूसरे देशों से लेते हैं, कभी यूएई से, ओमान से, कतर से, जो भी है, सबका अपना अपना प्राइस चलता है, एक बास्केट बनता है। और वो बास्केट जो है वो हमेशा दोस्तों हायर ही रहता है। जब इस तरीके से चीज़ें बढ़ रही है तो हायर ही रहेगा, तो वो ऑलमोस्ट $120 से ऊपर ही है। तो जब इस तरीके से दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे, और सरकार ने क्योंकि जैसे मैंने कहा इलेक्शंस चल रहे थे तो नहीं बढ़ाए दाम, लेकिन अब बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो वो बढ़ाएंगे कैसे, धीरे धीरे करके याद रखिएगा प्राइस जो है वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि चीज़ें जो है वो ख़राब है। चीज़ें अच्छी होती है तो सरकार नहीं करती। सरकार को लगा होगा कि जब तक चुनाव ख़त्म होगा तब तक बहुत हद तक चीज़ें सुधर जाएगी, तो हो सकता है हमको कम बढ़ाना पड़े, पर चीज़ें सुधरी नहीं, तो इसलिए अब दोस्तों प्राइसेस जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा ये सब बातें तो हो गई, ये तो सारी ख़राब ही है। एक और चीज़ जो और ख़राब हमको होती हुई देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर भी हमको नज़र रखनी है, वो है दोस्तों बॉन्ड डील्स। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोस्तों आधी कहानी बयां कर देती है। और आप देखिए ये हेडलाइन, जो 30 साल की ट्रेजरी यील्ड है यूएस की, वो दोस्तों बेसिकली 20 साल की हाईएस्ट लेवल पर आ चुकी है। मतलब जो बॉन्ड डील्स है
वो दोस्तों अब लगातार आपको शूट अप करती हुई देखने को मिल रही है। और अगर दोस्तों बॉन्ड यील्ड और बढ़ती हुई नज़र आएगी तो यूएस के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अच्छा भी है कि अगर बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट में थोड़ा सा दिमाग आएगा और वो इस युद्ध को ख़त्म करने के ऊपर चलेंगे। बट यही कह पा रहे हैं कि देखिए बात वही है कि बॉन्ड यील्ड्स अब लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ज़्यादा अगर दोस्तों याद रखिएगा यील्ड्स बढ़ जाएगी, ब्याज बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा जो अमेरिकन गवर्नमेंट उनको पे करना पड़ता है। याद रखिएगा बहुत डेट पे चलती है वहाँ की इकॉनमी भी, तो वो और ज़्यादा उनको ब्याज देना पड़ता है, तो ये नहीं चाहते वो भी। बट अगर ये कंटिन्यू रहा तो क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिए एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और महंगाई के कारण होगा क्या, जो फेड है वो दोस्तों आपको आने वाले समय में रेट कट छोड़ दीजिए हाइक भी करता हुआ देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर्स तो दोस्तों अब बेट भी कर रहे हैं कि अगली बार अगर कोई भी फेड मूव लेगा तो उसमें प्राइजेस को मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो इस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप सोचिए WPI का जो आंकड़ा हमारा आता हुआ देखने को मिला वो 8 पर आ गया, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों किस प्रकार से महंगाई बढ़ने की आशंका जो है वो होलसेल में तो आ चुकी है। CPI के अंदर भी ऐसा लगता है कि अब जो अगला हमारे पास डेटा आएगा महीने का वो अपने आप में बहुत खतरनाक होगा। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जैसे मैंने कहा मार्केट्स के लिए अभी देखिए सारे क्ल्यूज़ जो है वो नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव क्ल्यू नहीं दिख रहा है कि हाँ ये पॉजिटिव क्ल्यू है। कल के दिन फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट्स में ये देखिए क्या हुआ है, डाउ के अंदर लगभग दोस्तों 1% तक की गिरावट देखने को मिली। और इस पूरे हफ्ते के अंदर डाउ जोन्स जो है वो आपको 0.05% नीचे गिरता हुआ दिखा। लेकिन बात क्या है कि अमेरिकन मार्केट्स में भी अब दोस्तों प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे लिए चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि दोस्तों हम याद रखिए तेल पर इतना निर्भर है। हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हम तेल एक्सपोर्ट तो करते नहीं है। क्रूड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम तेल इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, हमारे को क्या है जब दाम बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा असर किस पर आ रहा है? सबसे हालत किसकी ख़राब है? रुपये की। रुपया जो है वो ऑलरेडी 296 के पार जा चुका है, अभी 94.97 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर कच्चा तेल का दाम इसी तरीके से, ब्रेंट का दाम दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको रहता हुआ दिखेगा 105, 106, 107 उसके ऊपर, तो आप समझ के चलिए जो कच्चा तेल के कारण जो हमारा रुपया है वो आपको और कमज़ोर होता हुआ दिखेगा। तो प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अब सवाल उठता है कि मार्केट्स क्या इस पे गिरेंगे। देखिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो है नहीं ये कि अगर बॉन्ड यील्ड्स इस तरीके से बढ़ रही है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ जल्दी करें, यूएस की तरफ से जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाए। यूएस ईरान अब एक फाइनल सीज फायर, फाइनल वॉर एंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा खोल दे, तब जाकर दोस्तों मार्केट के लिए रिलीफ होता हुआ दिखेगा। एंड क्योंकि सप्लाई चेन इतनी ब्रोक हो चुकी है, इसको भी देखिए पूरी सप्लाई चेन को फिर से स्क्वायर वन पर आने मतलब सही होने में समय लगेगा। कम से कम 5 से 6 महीने बताया जा रहा है कि लगता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये वॉर कल ख़त्म भी हो जाती है तब भी याद रखिए सप्लाई चेन को तो सुधरने में समय लगेगा। लेकिन हाँ ये है कि उससे पहले चीज़ें आपको और अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी, चीज़ें जो है वो पटरी पे लौटना शुरू कर देगी। लेकिन अगर ये वॉर अब आने वाले 10 से 15-20 दिन और खिंच जाती है, कच्चा तेल का दाम इसी तरीके से ऊपर रहता है, तो इकोनॉमीज़ के लिए इतना बड़ा झटका जो है वो साबित होता हुआ दिखेगा। प्लस आप कुछ भी कह लीजिए, फ्यूल शॉर्टेज, फ्यूल प्राइसेस सब कुछ बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हर एक चीज़ के दाम दोस्तों याद रखिए कच्चे तेल से लिंक होते हैं, वो बढ़ेगा तो ऑलरेडी आप मान के चलिए इन्फ्लेशन जो है वो आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन सिर्फ एक है, इस युद्ध को रुकवाना और हॉर्मुज को खुलवाना। वो सॉल्यूशन सबको पता है, लेकिन कब तक वो सॉल्यूशन लाया जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। मिलते दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।